ये वर्ल्ड क्लास शहर के तौर पे ये डेवलप करना चाहिए। डॉक्टर किरण बेदी, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए विजन क्या है आपका? पहले स्वच्छ होगी तो ना, शुरू करेंगे स्वच्छता से। लेकिन मैंने कहा था बुनियाद है इसकी स्वच्छता, स्वच्छ विचार, स्वच्छ सड़क, स्वच्छ घर, स्वच्छ बाहर का, स्वच्छता से। लेकिन गरीब और अमीर को लेके जा, मतलब लोगों को भी बदलना होगा, मानसिकता बदलेंगे। हर महीने एक बारी रेडियो पे दिल की बात दिल्ली वासियों से बात करूंगी। जो महीने में खास बात हुई है महिला सुरक्षा के बारे में, या नई पॉलिसी आई है, युवा के लिए क्या प्रोग्राम आया है, मैं उनको साफ साफ बताऊंगी। क्योंकि पढ़ते पढ़ते पता चलते बड़ा टाइम लगता है और ये मीडिया न्यूज नहीं होती। कई बारी कई ऐसी पॉलिसीज है जो मीडिया में आती नहीं, और कई बच्चे को पता नहीं, अखबार में आया नहीं, वो उनको दिल की बात से पता चला। अजय माकन साहब, 15 साल आपकी हुकूमत रही दिल्ली में, केंद्र में यूपीए की सरकार लगातार 10 साल रही, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री हुए तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए आपका नजरिया और आपका विजन क्या है? देखिए, वर्ल्ड क्लास सिटी जब तक नहीं बन सकती जब तक दिल्ली के अंदर एक तरफ 11% मकान जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं सेंसस के फिगर्स के हिसाब से, यानी 11% लोगों ने मकान लिए हुए हैं लेकिन वो रहते नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से लिए हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर आधी से ज्यादा जनता या तो अनधिकृत कॉलोनी में रहती है या झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहती है। तो ये दोनों चीजें जब होंगी तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं हो सकती है। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी तब तक नहीं हो सकती है जब तक 282 लीटर हर एक व्यक्ति के हिस्से पानी जल बोर्ड छोड़ता है, लेकिन कई इलाकों 282 लीटर का मतलब 20-20 बाल्टियां लगभग पानी हर व्यक्ति के हिस्से जल बोर्ड छोड़ता है, लेकिन दिल्ली के अंदर लोगों को कई कई दिन तक कुछ इलाकों के अंदर पानी नसीब नहीं होता है। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी तब तक नहीं बन सकती जब तक बड़ी बड़ी इमारतों के साए के अंदर झुग्गियों में रहने वाले लोग यहाँ पे बसते हैं। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कभी भी नहीं बन सकती जब तक यहाँ लटकते हुए हमारे पैसेंजर्स मेट्रो के ऊपर एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते करते अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और मेट्रो निकल जाती है। और बसेस भी जो हैं हमारी इतनी नहीं होती हैं कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर इतनी तादाद में नहीं होती कि दिल्ली के अंदर एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जा सके। तो दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना दूर है। सबसे पहले बुनियादी सुविधाएं हमारे को दिल्ली में रहने वाले लोगों को देना चाहिए। यहाँ पे दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट, बेसिक एम्प्लॉयमेंट हमारे को देना चाहिए। शहर तो जो है एम्प्लॉयमेंट खींचने का एक चुंबक होता है, उसको जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं बनाएंगे दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बन पाएगी। ठीक है माकन साहब। अरविंद जी, ये धरना प्रदर्शन से चलेगा, वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएगी दिल्ली, या उसके लिए कुछ काम करेंगे? क्या है विजन, क्या है? ये धरना प्रदर्शन या उसके अलावा भी कुछ? मैंने ऑलरेडी बताया, हमें दिल्ली वालों के लिए सिटी बनानी है, दिल्ली वालों के लिए शहर बनाना है। दिल्ली के अंदर बिहार से आए हुए लोग हैं, यूपी से आए हुए लोग हैं, साउथ से आए हुए लोग हैं, ईस्ट से आए हुए लोग हैं, वेस्ट से आए हुए लोग हैं, दिल्ली के अपने लोग हैं, गांव देहात हैं दिल्ली के, दिल्ली में गरीब लोग हैं, दिल्ली में अमीर लोग हैं। हमें इन लोगों के लिए दिल्ली बनानी है, हमें दुनिया के लिए दिल्ली नहीं बनानी। इन लोगों की जो जो परेशानियां हैं इनको शिक्षा देनी है, सबको शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो अपना इलाज नहीं कराएगा? उसको भी मिले, गरीब को भी मिले, अमीर को भी मिले, सबको अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिले। दिल्ली में इतने ट्रैफिक जैम ना लगे, हमारी दिल्ली की यमुना जो है वो साफ सुथरी हो, वहां पे आप शाम को अपने बच्चों को टहलाने के लिए ले जा सकें, और ये यमुना का पानी जो है बिल्कुल साफ हो, ताकि जब बरसात के अंदर इतना पानी आता है उसको हम कंजर्व कर सकें और उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो दिल्ली को ठीक करने के लिए हमारी पार्टी ने एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान बनाया है, और हमने एक एक डिटेल वर्कआउट किया है कि पैसा कहां से आएगा, जमीन कहां से आएगी, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा। लेकिन जरा मुझे ये समझा दीजिए, अरविंद जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, जरा मुझे ये समझा दीजिए कि वर्ल्ड क्लास सिटी अगर आप बनाना चाहते हैं, वहां पर दिल्ली में 1600 से भी अधिक अवैध कॉलोनियां हैं, इलीगल कॉलोनीज हैं, जहां पीने का पानी नहीं है, जहां नालियां नहीं है, जहां सड़कें बदहाल है या नहीं है। वैसी सूरत में क्या दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी होगी? अवैध कॉलोनियों के साथ सबसे ज्यादा राजनीति की गई है और सबसे ज्यादा उन लोगों को के साथ अन्याय हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकार थी और आपको याद होगा 2008 में 23 मार्च 2008 को शीला दीक्षित जी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सारी कॉलोनियां रेगुलराइज हो गई, बस नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरे रेगुलराइज होने से हमको फायदा क्या हुआ?
कोई फायदा नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी ने सबके हाथ में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि भाई ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, तुम हो गए रेगुलराइज। रेगुलराइजेशन का क्या मतलब है? दो चीजें चाहिए। एक तो ये कि हमारे रजिस्ट्रियां होनी चालू हों, हमारे मकानों पे लोन मिलने चालू हों, हमारे नक्शे पास होने चालू हों, और दूसरा ये कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चालू हो। अभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सरकारी पैसा नहीं लग सकता, वहां पे सीवर की लाइनें नहीं पड़ी, वहां पे सड़क नहीं बनी हुई, वहां पे पार्क नहीं है, ये सारी चीजें चालू हो। ये दोनों चीजें अभी भी हो ही नहीं सकती थी। अब बीजेपी भी वही पॉलिटिक्स कर रही है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के साथ। बीजेपी ने ऐलान किया है कि ऑर्डर पास कर दिया, भाई सारी कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई, और अखबारों में आ गया सारी कॉलोनी रेगुलराइज हो गई। क्या मतलब हुआ? जाके पूछो नक्शे पास हो रहे हैं, वहां पे रजिस्ट्रियां खुल गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए कहना चाहता हूं कि मैंने सारा कानून स्टडी किया है। आपके यहां सुविधाएं विकास करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जैसे ही सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, आपके यहां तुरंत पैसा खर्चा किया जाना शुरू होगा, आपके यहाँ सीवर की लाइन पड़नी चालू होंगी, आपके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगनी चालू होंगी, आपके यहाँ सड़कें बननी चालू होंगी, पार्क बने, ये वाला काम तो हम तुरंत शुरू करा देंगे। जहां तक रजिस्ट्री खुलने का सवाल है, नक्शे पास होने का सवाल है, मकानों पे लोन मिलने का सवाल है, मकानों की बेचने का सवाल है, इस काम में हमें डीडीए की और केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, और ये पूरी कार्रवाई पूरी करने में 1 साल लग सकता है। तो नक्शे पास होने वाला काम आपका 1 साल में होगा, और जहां तक आपके इलाकों में विकास का काम है, ये तुरंत सरकार बनने के बाद शुरू करा देंगे। ठीक है किरण बेदी जी, ये वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बन पाएगी? दिल्ली अवैध कॉलोनियां हैं, जो सवाल मैंने अरविंद से किया था। अवैध कॉलोनियों का जबरदस्त प्लान वेंकैया नायडू जी की मिनिस्ट्री ने बना दिया है। आपको पता है वो रेगुलराइज हो चुकी हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। इसीलिए प्रशासन एक्सपीरियंस, समझदार, सबको लेके चलने वाला, मिलके काम करने वाला बहुत जरूरी है। हर वोटर को ये समझना चाहिए, हर दिल्ली के रेजिडेंट को समझना चाहिए कि इस वक्त एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को वोट नहीं देना है जो एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है। अगर मैं क्षमा करना अगर कहूं तो जो दूसरे लोग हैं, एक व्यक्ति की सिर्फ 5 साल की सरकारी सर्विस है, मेरी है 40 साल की, 40 साल की, और जो 5 साल भी होती है ना, वो प्रोबेशन और ट्रेनिंग में चली जाती है। इसका मतलब काम करने का एक्सपीरियंस 0, और साथ में मेरे पास 26 साल का एक्सपीरियंस है झुग्गी झोंपड़ियों में सेवा करने का, जहां स्कूल चलाए, गरीब औरतों को व्यवसाय बनाया, स्किल्स डेवलपमेंट। किरण जी, मेरा और पूछे अवैध कॉलोनियां अवैध कॉलोनी में प्लान बहुत बढ़िया है, अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन मांगता है, जिसके मतलब सारी सुविधाओं के लिए उसके लिए बहुत धन चाहिए, और वो धन आएगा केंद्र सरकार से। मसला भी तो यही है ना किरण जी, विजन क्या है आपका? अवैध कॉलोनियों में क्या ठीक करना है? हर चीज की, वहां सुरक्षा भी, वहां स्किल्स डेवलपमेंट भी, वहां वोकेशनल ट्रेनिंग भी, युवाओं को कामकाजी बनाने की भी, स्वच्छता की भी, पानी की भी, बिजली की भी, हर चीज। जब ऐसी कॉलोनी होती है, ये सारी डेवलपमेंट से वंचित रह जाती है। उनको पूर्ण शासन चाहिए, उनको पूर्ण गवर्नमेंट चाहिए, उनको स्कूल और चाहिए। और इसलिए मेरा प्लान है कि जो भी सरकारी बिल्डिंग अगर वो आधा दिन चलती है, आधे दिन के बाद वो पॉलिटेक्निक बन सकती है। यहाँ उधर स्कूल की कमी है तो मुझे स्कूल और नहीं लाना, तब तक स्कूल के लिए वेट नहीं करना, कोई बच्चों की उम्र वेट नहीं करती, वो डबल शिफ्ट स्कूल हो जाएगा, वहां स्कूल चलेगा, चाहे वो अमीरों का भी स्कूल हो, और उधर उस कॉलोनी में भी वो कमी है तो कहेंगे डबल शिफ्ट चलाओ। तो हर कॉलोनी को अपनी जरूरत चाहिए, चाहे किसी कॉलोनी में हो, तो मैं सरकारी बिल्डिंग को आधा क्यों चलाऊं? इसी प्रकार वहां वो पॉलिटेक्निक बन सकता है, जहां वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, डिप्लोमास हो सकता है, बैंक्स को जोड़ा जा सकता है और उनको एकदम काम मिल सकता है, करियर मेलेज लगाए जा सकते हैं जहां उनकी प्लेसमेंट हो सकती है। तो एकदम, और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आज करोड़ों रुपए फिर केंद्र सरकार से मिल लेंगे। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूं, अब हमको जुड़ना है केंद्र सरकार के विकास के साथ। अगर ना जुड़े तो लड़ाई झगड़ों में पड़े रहेंगे, हम उसके मुर्गे बने रहेंगे, विक्टिम बनते रहेंगे। अब हमको मुर्गा नहीं बनना है, अब हमको एक विकास के साथ अपने आप को जोड़ना है। भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से ठीक है। अजय माखन साहब, आप तो यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं, और नक्शा और तमाम तरह की बातें आप करते रहे थे। आप यूडी मिनिस्टर रहे, लेकिन ये अवैध कॉलोनियों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। अब क्या विजन है? देखिए, 2007 नवंबर में भारत सरकार की कैबिनेट से
हम लोगों ने इसको पास कराया था, जिसको 2008 फरवरी और अप्रैल में हमने इसकी नोटिफिकेशन करी है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया है पूरी की पूरी प्रक्रिया को, जिसके अंदर हमने एंड में 1 साल के पीरियड में हमने कहा था 1 साल का ज्यादा से ज्यादा पीरियड लगेगा, जिसके अंदर रजिस्ट्री होकर के मालिकाना हक सीधे के सीधे उसके नाम पे हो जाएगा। और इस नोटिफिकेशन के बाद में कोई कारण नहीं था कि अभी तक के इसमें इतना डिले हो। दुर्भाग्यवश ये डिले हुआ है। लेकिन अच्छी चीज इस नोटिफिकेशन में हमने ये डाल दी थी कि अगर सरकार यह कन्विंस है कि किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइजेशन हो सकता है तो उसमें वो डेवलपमेंट का काम शुरू कर सके। आपको शायद जानकर के आश्चर्य होगा कि 2002 में जगमोहन साहब ने इस बात को, इसी फाइल को मना कर दिया था कि डेवलपमेंट का काम यहां सरकार क्यों कराए। उन्होंने फाइल के ऊपर रखा और ये बीजेपी की पोजीशन है कि यहाँ के लोग खुद अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं और खुद डेवलप करें, और जब डेवलप हो जाए पूरा और दिल्ली की बाकी और कॉलोनी डेवलप कॉलोनी जितनी हो जाए जब हम रेगुलराइज कर देंगे। यानी सरकार ने पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था जब जगमोहन साहब जिस वक्त दिल्ली के अंदर संभाल रहे थे। उसके बाद जब हम लोग आए, हमने इसमें यह कहा कि इसकी डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है, सरकार कर सकती है, अगर सरकार ये कन्विंस है कि ये रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया में आती है। लिहाजा सारी की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, कहीं कम हुआ कहीं तेज हुआ। डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाने के बाद अब प्रश्न ये उठता है मालिकाना हक का। लेकिन हम इन कॉलोनीज के रहने वाले लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के आने से पहले जहां पर एक ईंट नहीं लग सकती थी, आज वहां पे सीमेंट की सड़कें, पीने के पानी की लाइनें, सीवर लाइनें बिछाने तक का कई जगह शुरू हुआ है। इसका प्रावधान तय कर दिया गया है, पैसा सरकार यहां लगा सकती है। यह पहले नहीं था, यह हम लोगों ने किया और उस वक्त मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था जब हम लोगों ने किया। इसकी बाउंड्रीज और इसके लेआउट प्लान सैंक्शन करवाने में देरी की वजह से, कॉर्पोरेशन में और सरकार, दिल्ली सरकार के अंदर आपस में तालमेल ना हो पाने की वजह से यह देरी हुई है। हम लोगों को मौका दें, हमारे को नियत भी हमारे में है, हमारे में काम करने का अनुभव भी है, यहां तक के हम लोगों ने मामले को पहुंचाया है, इसको हम आगे भी लेकर के जाएंगे। माखन साहब देखिए, फिर अगला सवाल भी जो है ना इसी से जुड़ा हुआ है, झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ा हुआ है, और मैं सीधा आपसे ही पूछना चाहता हूं। आप केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, फिर भी ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां रहेंगी और आप वर्ल्ड क्लास सिटी कहेंगे, ये कैसे संभव है सर? क्या विजन है? और आप उसको क्या ये कहें कि इन झुग्गी झोपड़ियों को हटा दें? झुग्गी झोपड़ियों को हटा के कोने में दिल्ली के बवाना नरेला 12.5 गज फेंक दिया जाए, वो कोई झुग्गी झोपड़ी वालों को बसाने के लिए नहीं की पॉलिसी नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने की पॉलिसी होती है। अगर झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोगों को अगर बसाने की पॉलिसी है, कोई व्यक्ति अपने गांव को 1000 किलोमीटर छोड़ करके कोई दिल्ली में रहने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पे काम धंधे की वजह से आया है। और जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं वो काम धंधे की वजह से वहां पे रह रहे हैं। आज अगर मान लीजिए आप शादीपुर डिपो के ऊपर जो झुग्गी है वहां से उठा करके उसको नरेला बवाना फेंक देंगे, तो नरेला बवाना में जाकर के उसकी नौकरी पहले दिन सबसे पहले उसकी खत्म हो जाएगी, वहां से वो यहाँ नहीं आ पाएगा। इसलिए जहां पर भी झुग्गी है, सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हाई राइज बिल्डिंग बने और उन लोगों को 12 साढ़े 12 गज जगह की जगह उनको कम से कम 40 स्क्वायर मीटर 35 स्क्वायर मीटर के 2 बेडरूम्स की अपार्टमेंट उनको फ्लैट उन लोगों को वहां पर मिलना चाहिए। और वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 लोगों का परिवार है, मियाँ बीबी, 2 मियाँ बीबी हैं, 10 लोगों का परिवार है, सबको उठा करके एक तरीके से कह दें कि भी ये लीजिए आप यहाँ पर 2 कमरों में रहें, ऐसा नहीं। हर परिवार को एक फ्लैट उसको मिलना चाहिए और कट ऑफ डेट इसके अंदर कोई नहीं होना चाहिए। जिस झुग्गी के अंदर जो रहता है और अगर आकर के वो बैठ गया तो उसको वहां पर उसको फ्लैट मुहैया कराना चाहिए। और साथ साथ में झुग्गी झोपड़ी खत्म कर देंगे, यह कभी भी खत्म नहीं होगा अगर सरकार इससे 2 कदम आगे ना चले। 2 कदम आगे चलने का क्या मतलब? हर साल बाहर से लोग यहाँ पे दिल्ली में आते हैं, हमें पता है, तो उसकी तैयारी हम पहले से क्यों नहीं करते? जब बाहर से जब लोग आएंगे दिल्ली के अंदर, हमें मालूम है, तो पहले वो झुग्गी में रहेंगे, फिर अनधिकृत कॉलोनी में रहेंगे, फिर उसके बाद में आप उनको कहीं पे फ्लैट देंगे। यह चक्कर, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। बल्कि सरकार को एक कदम आगे आकर के उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ, इस साल 5 लाख परिवार बाहर से आएंगे, तो हमको 5 लाख मकान बाहर से आने वालों के लिए पहले हम लोगों को बनाना शुरू कर देना चाहिए। ये जो अभी जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को इसी जगह के ऊपर रहने के लिए, ठहरने के लिए लोगों की व्यवस्था आप करनी चाहिए। आप तो ये कहती हैं कि 40 साल पुलिस में तो 26 साल एनजीओ के साथ झुग्गी झोपड़ियों में काम किया है, करीब से देखा होगा, क्या विजन है? झुग्गी झोपड़ियों को मैं अडॉप्ट करवाऊंगी।
सरकार का काम प्रेम की जगह है। मेरे सारे मॉर्निंग राउंड्स में पहले किसी ना किसी झुग्गी में जाऊंगी। मतलब आपने चीफ मिनिस्टर को अगर सिर्फ इलेक्शन पर अगर देखा, किसी ना किसी झुग्गी में, और झुग्गी और प्रधानमंत्री जी का मैसेज देने, जहां झुग्गी वहां मकान, उनको बोलेंगे चैन से रहो, आप विकास के साथ जोड़ो, स्वच्छ हो और विकास के साथ जोड़ो, क्योंकि स्वच्छ अभियान में हमें बहुत साधन मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कोष से। तो मैं ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी, ये जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में आपका बड़ा प्रभाव है, क्या विजन है? कुछ लोग कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियां गंदगी फैलाती हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग गंदगी फैलाते हैं। झुग्गी झोपड़ी में कोई भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं रहता, अपनी गरीबी की वजह से रहता है। उसका बस चले ना तो वो भी बड़े बड़े फ्लैट लेके रहना चाहेगा, लेकिन गरीबी की वजह से रहता है। आपका रिक्शा वाला, आपका अखबार वाला, आपका दूध वाला, आपका सब्जी वाला, आपका रेडी वाला, ये सारे झुग्गी में रहते हैं। ये एक दिन अगर काम करना बंद कर दें, दिल्ली बंद हो जाएगी। तो इनके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। दिल्ली में 5 लाख झुग्गियां हैं। आज बीजेपी ने चुनाव के पहले कहा था कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, उनको पक्के मकान बना के देंगे, लेकिन पिछले 7 महीने में जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक एक कर सारी झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। ओखला की झुग्गी दी, वजीराबाद की झुग्गियां दी, वजीरपुर की झुग्गियां तोड़ दी, रंगपुर तोड़ दी, वसंत कुंजियां तोड़ दी, और कोई पक्के और वो लोग ठंड में अपने बच्चों के साथ जीत। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक इनको पक्के मकान बना के देंगे। तो झुग्गी तोड़ दी आज, सड़क पे ये रह रहे हैं आज, और मकान बना के देंगे 7 साल बाद। तो ये क्या 7 साल तक सड़क पे जीते रहेंगे? तो इनका कोई मंशा नहीं है, इनको मकान वकान कुछ नहीं बना के देने वाले। झूठ बोल रही है बीजेपी। इनकी नजर इन झुग्गी वालों की जमीनों के ऊपर है कि इन झुग्गियों को साफ कर देंगे 1 साल में, उसके बाद ये सड़क पे आ जाएंगे, थोड़े दिन में ये छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे। तो हमारा ये मानना है, आम आदमी पार्टी की सरकार 5 लाख दिल्ली में झुग्गियां हैं, इनको 5 लाख पक्के मकान बना के देंगे। झुग्गियों से इनको वहां पे शिफ्ट करेंगे, जहां झुग्गियां हैं कोशिश करेंगे वहीं पे या आसपास उनको पक्के मकान बना के देंगे, ताकि उस इलाके में जो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते रहें, आपको भी तकलीफ ना हो, दिल्ली वालों को भी तकलीफ ना हो। तो वहीं उनको पक्के मकान बना के देंगे और फिर झुग्गी को हटाया जा सकता है।